अयोध्या में राम मंदिर और भारत में हिंदुत्व बीजेपी के दो ऐसे पॉलिटिकल इशू रहे जिसके चलते बीजेपी को जहां ईयर 1996 में जीतने के बाद भी मेजोरिटी के ना होने के चलते मात्र 13 दिन के अंदर ही अपनी गवर्नमेंट हटानी पड़ी। और आज वही बीजेपी इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनकर उभरी है, जिसके मेंबर्स आज पूरी दुनिया में 18 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये इतना बड़ा नंबर है कि दुनिया के कई देशों की जनसंख्या से भी ज़्यादा है। और साल 2014 वो समय था जब इस पार्टी ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली और लगातार 2 लोकसभा इलेक्शन में बैक टू बैक पूरी मेजोरिटी के साथ इंडिया की पावरफुल पार्टी बन चुकी है। आखिर कैसे हुआ 2 सीट से 303 सीट तक का सफ़र, आइए जानते हैं इस वीडियो में। India now has a new government. Victory by Bharatiya Janata Party and its leader Narendra Modi had been widely predicted, but day after that stunning victory of Narendra Modi and the BJP with a जिस तरह एक पौधे को पेड़ बनने के लिए जड़ एक महत्वपूर्ण योगदान देती है, उसी तरह बीजेपी को इतनी बड़ी पार्टी बनाने में भारतीय जनसंघ का भी उतना ही महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि बीजेपी भारतीय जनसंघ का ही एक हिस्सा है। असल में बीजेपी का इतिहास बीजेपी के बनने से पहले ही शुरू हो जाती है, जब भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री के अस्तित्व में आती है भारतीय जनसंघ। इस पार्टी का गठन 21 अक्टूबर सन 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रेसिडेंटशिप में दिल्ली के एक कार्यक्रम से होती है। इंडिया के इंडिपेंडेंस हो जाने के बाद इंडिया की बागडोर इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के बाकी मिनिस्टर के हाथों में आ जाती है। और उस समय पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कांग्रेस कैबिनेट का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन 1947 में इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया पाकिस्तान डिवीज़न हुआ, जिसके चलते लाखों की संख्या में लोगों का पलायन हुआ। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर दोनों ही कंट्री हॉरिफिक रियोट से गुजर रहे थे और इन दंगों का विक्टिम बन रहे थे मासूम लोग, जिसके चलते इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच नेहरू लियाकत एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट में कहा गया कि दोनों ही कंट्री अपने अपने देश में माइनॉरिटी कमीशन फॉर्म करेंगी, जो माइनॉरिटी में रह रहे लोगों की रक्षा करेगा। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की इस पॉलिसी पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी काफ़ी निराश हुए और नेहरू लियाकत पैक्ट को नेहरू की मुस्लिम अपीसमेंट की पॉलिसी बताते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 19 अप्रैल साल 1950 को सेंट्रल इंडस्ट्रियल मिनिस्टर के पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया और कांग्रेस के काउंटर में एक नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करने का डिसीजन लिया, जो कांग्रेस की चल रही मनमानी को रोकने का काम करेगी। और इसी का नतीजा था 21 अक्टूबर साल 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन होना। बेसिकली जनसंघ के बनने के पीछे मेनली 2 रीज़न थे। पहला था नेहरू लियाकत एग्रीमेंट और दूसरा था महात्मा गांधी की हत्या के बाद आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को कांग्रेस के द्वारा बैन कर देना। अब इस तरह की कांग्रेस की वन साइडेड डिसीजन और आरएसएस पर लगे प्रोविजन की वजह से देश का एक तबका भी यह मानने लगा था कि कांग्रेस का भी एक अपोजिशन होना चाहिए, जिससे कि कांग्रेस अपने कंट्रोल में रहे। और संघ से जुड़े लोगों ने पॉलिटिकल लेवल पर अपनी बात रखने के लिए भारतीय जनसंघ नाम की पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लिया। जनसंघ के फॉर्मर थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय एंड प्रोफेसर बालराज माधव। जनसंघ का इलेक्शन सिंबल था लैम्प, जो कि भगवा कलर के झंडे में बना हुआ था। ईयर 1952 में इंडिया में लोकसभा इलेक्शन होते हैं और ये भारतीय जनसंघ का पहला इलेक्शन था। इस पर जनसंघ पार्टी 94 सीट्स पर अपने कैंडिडेट उतारती है, जिसमें फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रही जनसंघ पार्टी को मात्र 3 सीट्स पर ही जीत मिल पाती है, जिसमें 2 वेस्ट बंगाल और 1 राजस्थान। और ये रहे वो 3 कैंडिडेट। इस इलेक्शन में जनसंघ के 3 महत्वपूर्ण मुद्दे थे। पहला, गौ हत्या पर पूर्ण रूप से बैन लगाना। दूसरा, देश में इक्वल सिटीजन करना। और तीसरा, आर्टिकल 370 को हटाना। जनसंघ अपनी पहली चुनाव में हार के बाद ईयर 1953 में एक कैंपेन स्टार्ट करता है, जिसका स्लोगन था एक निशान 2 विधान नहीं चलेगा। इसे खासतौर पर जम्मू एंड कश्मीर में चलाया जाता है। इसका मकसद था जम्मू एंड कश्मीर को भारत में मिला लेना और जम्मू एंड कश्मीर के सिटीज़न को बाकी ही अदर इंडियन स्टेट के सिटीज़न की तरह ट्रीट करना, यानी ओवरऑल आर्टिकल 370 को हटाना।
अब हम में से लगभग सभी लोगों को पता है आखिर आर्टिकल 370 होता क्या था। जिन लोगों को नहीं पता तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PDF अटैच किया हो, उसे जाकर चेकआउट कर लेना। वापस आते हैं टॉपिक पर। अब जिस टाइम पर ये कैंपेन चल रहा था उस समय पर जम्मू एंड कश्मीर में विदाउट परमिशन के जाना इल्लीगल था। यहाँ पर जनसंघ पार्टी नियम का उल्लंघन कर रही थी और इसी के चलते 11 मई साल 1953 में यानी कैंपेन के मात्र 3 दिन बाद ही शेख अब्दुल्ला की गवर्नमेंट डॉक्टर मुखर्जी को जेल में डाल देती है और इस घटना के मात्र 40 दिन बाद ही डॉक्टर मुखर्जी का देहांत हो जाता है। और ये घटना अभी तक इंडिया के पॉलिटिक्स हिस्ट्री की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनी हुई है, क्योंकि किसी को भी असल में नहीं पता आखिर वो क्या वजह थी जिससे मुखर्जी का निधन हो गया। फिर साल आता है 1975 और ये साल जनसंघ की सियासत का टर्निंग पॉइंट बनता है, जब उस समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी पूरे देश में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देती है। इस इमरजेंसी का जनसंघ से जुड़े लोगों ने खुलकर विरोध किया। इसके कारण जनसंघ के लीडर्स को कई बार तो जेल तक जाना पड़ा। साल 1977 में जब इमरजेंसी को हटा दिया गया तो फिर से पूरे देश में चुनावी माहौल बन गया। कांग्रेस की कुछ अपोजिशन पार्टीज़ ने सारे आइडियोलॉजी डिफरेंसेस बुलाकर इंदिरा गांधी को हराने के लिए जनता पार्टी का गठन किया और इस तरह जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो जाता है। जनता पार्टी को मेनली 4 पार्टीज़ को मिलाकर बनाया गया था, जिसमें शामिल थी जॉइंट सोशलिस्ट पार्टी, भारतीय लोकदल, कांग्रेस ओ यानी ओल्ड कांग्रेस और जनसंघ। साल 1977 का इलेक्शन जनसंघ के लीडर्स के लिए बहुत अच्छी साबित होती है। जनता पार्टी इलेक्शन जीत जाती है और जनसंघ की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी को फॉरेन मिनिस्टर तो लाल कृष्ण आडवाणी को इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बनाया जाता है। पर यह मिशन भी फेल हो जाता है क्योंकि सोशलिस्ट पार्टी के लीडर जनसंघ से RSS का साथ छोड़ने के लिए कहते हैं। इस पर जनसंघ मना कर देता है और नतीजा 1979 में गवर्नमेंट गिर जाती है। फिर क्या था, 1980s में हुए लोकसभा इलेक्शन में जनता पार्टी बुरी तरह हार जाती है और इसी के साथ सोशलिस्ट और जनसंघ के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। ये वीडियो तो एक झलक मात्र थी। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे राजीव गांधी की एक ऐसी भूल जिसने भारत की पॉलिटिक्स को बदल कर ही रख दिया। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।